Welcome back to the channel Biotech Net Anki. Anki Tanki back in the game. Okay, so today's story is going to be very interesting. We are going to study about the nucleus, which we call headquarter of the cell. Okay, so let's start. Nucleus. The topic is nucleus. Okay, so nucleus क्या होता है? And कोई any idea? एक सेंट्रल पार्ट होता है जो सेल में प्रेजेंट होता है, जिनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। कि न्यूक्लियस के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के पास क्या होता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। अब हम लोग अनलॉक करने वाले हैं। ऐसा क्यों कहा है गया है? ठीक ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है? इसे हम लोग क्वार्टर हेड क्वार्टर भी क्या कहते हैं, ठीक है। हेड क्वार्टर ऑफ द सेल, हेड क्वार्टर ऑफ द सेल। ओके, अब हेड क्वार्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से सारे रेगुलेशंस एंड जीन एक्सप्रेशंस होते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक न्यूक्लियस। होप आप लोगों को सारी स्टोरीज इंटरेस्टिंग लग रही होंगी। अगर स्टोरीज इंटरेस्टिंग लग रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। ओके, सो न्यूक्लियस एज अ कंपेयर टू प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, अ मास्टर कंट्रोलर of cell activities and vast repository of genomic information। तो ये एक मास्टर रेगुलेटर होता है सेल की एक्टिविटीज़ का। तो किसी भी तरह के जीन एक्सप्रेशंस होते हैं वो सब कहाँ से कंट्रोल होते हैं? इसी मास्टर कंट्रोलर से, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियस कह रहे हैं। हम सभी का एक हेडक्वार्टर होता है। जैसे हमारे घर का जो हेडक्वार्टर, जो मेन सदस्य है, वो हम लोग की मम्मी होती हैं, ठीक है। और सेम हम जो कि सब कुछ कंट्रोल कर रही होती है। ओके, तो उनके बिना घर के बारे में सोचना इम्पॉसिबल है। और उस पर्टिकुलर चीज़ में एक नीश होता है जो हम लोग का रूम होता है, हम लोग का पर्सनल स्पेस होता है। ओके, तो एग्जाम्पल और जोक्स अपार्ट, चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस भी इसी तरह का एक हेडक्वार्टर है, जहाँ पे आप लोगों का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है और सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं। प्रोटीन का एक्सप्रेशन डिसाइड होता है और जीनोमिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग रिपोजिटरी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, सेल एक्टिविटी, मास्टर कंट्रोलर ऑफ सेल एक्टिविटीज़ and vast repository genomic information. It's not only separate genetic material from cytoplasm but also regulate gene expression by various mechanisms that are exclusive to eukaryote। ये सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करने का काम नहीं करती है। इनके पास क्या होता है? ये क्या करती हैं? ये जीन का एक्सप्रेशन कराती हैं। जीन एक्सप्रेशन, ये क्या करा रही हैं? ये जीन का एक्सप्रेशन करा रही हैं, ठीक है। जीन का एक्सप्रेशन किस फॉर्म में होता है? आप लोगों ने सेंट्रल डॉग्मा पढ़ा है, डीएनए। डीएनए से आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा, और इस आरएनए से आपकी किसी भी प्रोटीन की क्या होने वाली है? सिंथेसिस होने वाली है। तो इस पर्टिकुलर प्रोटीन से ही आप लोगों का क्या होने वाला है? ये पर्टिकुलर प्रोटीन जब आपका एक्सप्रेस करेगा, एक्सप्रेस, ये पर्टिकुलर प्रोटीन एक्सप्रेस करेगा तो किसी भी तरह का फिजियोलॉजी, जिसे हम लोग फिनोटाइप कहते हैं, फिनोटाइप, ये आप लोग जेनेटिक्स में देखने वाले हैं, फिनोटाइप कहते हैं। ये पर्टिकुलर फिनोटाइप कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो इसीलिए ये कह रहा है कि ये यहाँ जीन एक्सप्रेशन भी कंट्रोल होता है किसके द्वारा? न्यूक्लियस के द्वारा। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि किस तरह से ये जीन के एक्सप्रेशन में हेल्पफुल हो रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव होता है यूकैरियोट्स तक, ठीक है, यूकैरियोट्स में। ओके, तो यहाँ से हम लोग देख ले सकते हैं न्यूक्लियस का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसका भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। इसमें आपका सबसे पहले इनर मेम्ब्रेन होगी और फिर आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी। तो सबसे पहले आपका आउटर मेम्ब्रेन आता है, फिर इनर मेम्ब्रेन आता है। फिर उसके अंदर और जाएंगे तो इनर मेम्ब्रेन से अटैच एक स्ट्रक्चर, एक प्रोटीन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लैमिनिन, ठीक है। लैमिनिन प्रोटीन होता है और इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को न्यूक्लियर लैमिनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर लैमिनिन, ठीक है। न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं। और ये रहा न्यूक्लियर लैमिना आप लोगों का, ठीक है। इसी न्यू आउटर, इस आउटर मेम्ब्रेन के एक्सटेंडेड फॉर्म में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंडेड फॉर्म किसका फॉर्मेशन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन का, ठीक है। तो इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंडेड फॉर्म है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर उस पर राइबोसोम अटैच्ड है तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं?
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर ये स्मूथ है और किसी भी तरह के राइबोसोम उसमें नहीं प्रेजेंट है तो उसे क्या कह रहे हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एक्सटेंडेड फॉर्म किसका फॉर्मेशन कर रहा है, आपका ईआर का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि और अंदर स्ट्रक्चर में हम लोग जाएं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्रोमेटिन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का ये क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका क्रोमेटिन, ठीक है। और इसी क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म होता है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। इसी क्रोमेटिन, इस क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म होगा आपका क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे आपका क्रोमोसोम का फॉर्मेशन होगा, किसका फॉर्मेशन, इसका कंडेंस्ड, कंडेंस्ड फॉर्म बनाएगा क्या, क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म क्या बनाएगा, क्रोमो क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमेटिन का कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपका रेप्लिकेशन के दौरान होने वाला है, ठीक है। रेप्लिकेशन सेल डिवीजन के दौरान आप ये सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। सॉरी, रेप्लिकेशन ही, सेल डिवीजन के दौरान आप देख सकते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे एक सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बहुत ही हाईली अमाउंट में, हाईली हाईली अमाउंट में आपका कंडेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। और इस, ये वेल डिफाइंड एरिया होता है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही कंडेंस अमाउंट में क्या मिलेगा, क्रोमेटिन मिलेगा। इस पर्टिकुलर एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे, और यहाँ पे इनर और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक है। होप यहाँ तक आप लोगों ने न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लिया होगा कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में आप लोगों का क्या प्रेजेंट है। सबसे पहले आप लोगों का इनर और आउटर मेम्ब्रेन आएगा, यूकैरियोटिक सेल है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होना चाहिए। ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को सेपरेट कर रहा है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल से, ठीक है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एनपीसी, जो कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है, ओके। तो इसके बाद हम लोगों ने न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स देखा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर देखा, ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके एक्सटेंडेड फॉर्म को, इस आउटर मेम्ब्रेन के एक्सटेंडेड फॉर्म को हम क्या कह रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। रफ जिसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स। और स्मूथ जिसमें राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है। एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम लोग न्यूक्लियर लैमिना कहते हैं, ठीक है। और ये न्यूक्लियर लैमिना आपके न्यूक्लियस को सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। हमने देखा इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, क्रोमेटिन प्रेजेंट है, और एक पर्टिकुलर एरिया प्रेजेंट है जहाँ पे डेंस क्रोमेटिन प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोलस कह रहे हैं, ठीक है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को स्ट्रक्चर सारा क्लियर हो चुका होगा न्यूक्लियस का, ठीक है। स्ट्रक्चर आप लोगों को न्यूक्लियस क्लियर का न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, न्यूक्लियर एनवलप के बारे में, ठीक है। इट इज़ अ ड्यूल मेम्ब्रेन बैरियर दैट प्रिवेंट्स इजी एक्सेस ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू सेलेक्टेड प्रोटीन एंड रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स। तो ये एक बैरियर की तरह काम करता है जो कि क्या कहता है, प्रिवेंट करके रखता है जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। ये सिर्फ सेलेक्टेड प्रोटीन तक ही आपका, ये सिर्फ सेलेक्टेड प्रोटीन तक ही आपका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, और कुछ रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्पफुल होता है, ओके। तो ये एक बैरियर की तरह फंक्शन करता है, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवलप is phospholipid bilayer similar to plasma membrane permeable to only small hydrophobic molecules, okay। तो ये सिमिलर स्ट्रक्चर शो करता है किसकी तरफ, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की तरह। हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर देख लिया था कि कैसा होता है। तो ये भी लिमिटेड स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबल है, ठीक है। किसके लिए परमिएबल, स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। और इट अलाउज ट्रैफिकिंग ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन एट स्पेसिफिक चैनल नोन एज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये अलाउ करता है आरएनए का ट्रांसपोर्ट, आरएनए एंड प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट एट स्पेसिफिक चैनल, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक चैनल, जैसे कि हम लोगों ने एक्वापोरिन्स देखा था। तो वैसे ही न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, जहाँ से आप लोगों का प्रोटीन और आरएनए आप लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यही वो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये आप लोगों का पर्टिकुलर वही पोर, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है जहाँ से आप लोगों का ट्रांसपोर्ट होता है। क्या ट्रांसपोर्ट होता है, एमआरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का आरएनए ट्रांसपोर्ट होगा, और ये आप लोग देख सकते हैं राइबोसोम, इस राइबोसोम से आपकी सिंथेसिस होगी और ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, ठीक है। तो यही एक्सटेंडेड फॉर्म है
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, राइबोसोम्स का, जो कि आपका प्रोटीन सिंथेसाइज करके देगा, और ये प्रोटीन रिलीज कर दिया जाएगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल रहा है, यहाँ से आपका पर्टिकुलर mRNA निकल रहा है ट्रांसक्रिप्शन के बाद, और ये इसके बाद यहाँ पे राइबोसोम से प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहा है, और ये प्रोटीन आप लोगों का ट्रांसपोर्ट हो जा रहा है साइटोप्लाज्म में। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा था कि एक पूरा पाथवे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद गोल्गी एपरेटस से जाता है, गोल्गी एपरेटस के बाद वो फर्दर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है प्रोटीन। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें याद होंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या खो गया था वो सारी चीज़ें। इट्स ओके, हमें मिल गया वापस। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आर द पोर्स और इंटरप्शंस इन कॉन्टिन्यूअस आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एट सेवरल प्लेसेस। तो हम लोगों ने देखा था कि ये एक इंटरप्शन की तरह है, बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा है आउटर और इनर मेम्ब्रेन को, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है आपका, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। तो ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, इंटरप्ट कर रहा है। ओके, तो ये एक इंटरप्शंस है, ठीक है, आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में। ठीक है, इट इज सराउंडेड बाय 8 स्ट्रक्चर प्रोटीन सब यूनिट अरेंज्ड इन अ रिंग लाइक मैनर। तो ये 8 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स सब यूनिट से क्या है, अरेंज्ड है किसमें, रिंग लाइक मैनर में। ठीक है, और इसके अराउंड आपका होता है, ये आपका होता है सेंट्रल चैनल। ठीक है, सेंट्रल चैनल जिसके थ्रू आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और इसके अराउंड आपका 8 रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन। ओ सॉरी सॉरी, 8 structural nucleoproteins कह रहे हैं। ठीक है, 8 structural protein subunit arranged in a ring like manner around a central channel. The outer membrane is continuous with endoplasmic reticulum as we see the a fibrous network of protein called laminins. तो प्रोटीन्स को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटीन को कह रहे हैं लैमिन्स। ओके, और स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ये लैम न्यूक्लियर लैमिना क्या कहला रहा है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियर लैमिना, जो कि किसका बना है, लैमिनिन प्रोटीन्स का। किसका बना है, लैमिन्स प्रोटीन्स का, किसका बना है, लैमिन प्रोटीन का। ठीक है, जो कि क्या प्रोवाइड कर रहा है आप लोग को, स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद हम लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में देखने वाले हैं। न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज लार्ज साइज पोर विथ अ डायामीटर, इसका जो डायामीटर है इस स्ट्रक्चर का हम लोग देख लेते हैं। इस स्ट्रक्चर का जो डायामीटर है, ये डायामीटर आपका कितना है, 120 नैनोमीटर्स का। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे आप लोग 8 प्रोटीन देख सकते हैं, और इसके बीच में आपका ये सेंट्रल चैनल है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सेंट्रल चैनल है या आउटर मेम्ब्रेन है, और ये आपकी इनर मेम्ब्रेन है, और ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 8 रिंग लाइक स्ट्रक्चर से क्या है, कवर्ड है। ठीक है, अराउंड इसके इस सेंट्रल चैनल के अराउंड 8 रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है, 8 रिंग लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट है, जिससे हम लोग क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोप्रोरीन्स कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट प्रेजेंट है, स्पोक रिंग असेंबली है। ठीक है, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, साइटोप्लाज्मिक रिंग साइटोप्लाज्म के साइड से सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियर बास्केट है जो एंकर करने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, एंकर कर रहा है, एंकर कर रहा है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा ये जो डायमीटर है 120 नैनोमीटर का होता है, टू ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड आरएनए, किसके प्रोटीन किसके ट्रांसपोर्ट के लिए हेल्पफुल है, प्रोटीन और आरएनए के लिए, विथ स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल एंड चार्ज्ड मॉलिक्यूल, कुछ स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स और चार्ज मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, तो किसका किसका ट्रांसपोर्ट कर रही है, प्रोटीन्स का, किसका, प्रोटीन्स का, आरएनए का, स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स का, और कुछ चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का। ओके, इट इज कंपोज ऑफ 8 स्ट्रक्चरल सब यूनिट ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन। तो ये 8 स्ट्रक्चरल सब यूनिट्स का बना है, जिसे हम लोग न्यूक्लियोपोरीन्स कह रहे हैं। ठीक है, पोर फॉर्मिंग प्रोटीन्स, न्यूक्लियोपोरीन्स, पोर्स मतलब पोर फॉर्मिंग प्रोटीन। ओके, न्यूक्लियोपोरीन्स का बना है, जो सराउंड कर रहा है एक सेंट्रल चैनल को। Electron microscopic visualization has revealed the eightfold symmetry of
ऑफ न्यूक्लियोपोरीन्स कनेक्टिंग न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक साइट्स। तो ये किसे कनेक्ट करने का काम कर रहा है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक साइट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। ओके, होप यहाँ तक चीज़ें आप लोगों को क्लियर होंगी। इसके बाद हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्मा को देखते हैं। तो न्यूक्लियर एनवलप इंक्लोज अ क्लियर फ्लूइड कारियोलिम्स और न्यूक्लियर सैप कंटेनिंग अ प्रोटीन फाइब्रिस कॉल्ड न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कह रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लियर फ्लूइड है कायरोलिम्स या फिर न्यूक्लियर सैप जिसे कह रहे हैं, ये प्रोटीन फाइब्रिल्स का कंपोज्ड होता है। और ये इसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मैट्रिक्स कह रहे हैं। ये इसमें क्या होता है? ये शेप को मेंटेन करने का काम करता है, न्यूक्लियस के शेप को मेंटेन करने का काम करता है। और ये एक साइट भी होता है। ठीक है, किसके लिए? एंजाइम्स के लिए। इसमें एंजाइम्स होते हैं जैसे कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम। किसके एंजाइम? डीएनए रेप्लिकेशन के एंजाइम, जो कि हम लोग हायर क्लास में देखने वाले हैं, जैसे कि आपका पॉल डीएनए पॉलीमरेजेस, हेलिकेजेस, ठीक है, लाइकेजेस, ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आपका इन्वॉल्व होते हैं किसमें? डीएनए रेप्लिकेशन में। ठीक है, और एंजाइम्स ट्रांसक्रिप्शन, जो एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि ट्रांसक्रिप्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आपका आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसी न्यूक्लियर मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आर लोकेटेड इन न्यूक्लियर मैट्रिक्स। ठीक है, ये इसी न्यूक्लियर मैट्रिक्स में लोकेटेड है। ठीक है, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन आर सस्पेंडेड इन न्यूक्लियोप्लाज्म। तो जो हमारा न्यूक्लियोलस है, ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियोलस, और यहाँ डेंस स्ट्रक्चर आप यहाँ देख सकते हैं जिसे हम लोग न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। तो यहाँ डेंस क्रोमेटिन प्रेजेंट है। ठीक है, बहुत हाईली अमाउंट में क्रोमेटिन प्रेजेंट है और काफ़ी पैक्ड है, वेल पैक्ड है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर अलग से माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हैं, जिसे हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियोलस। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का फ्री क्रोमेटिन प्रेजेंट है। ठीक है, आप लोग हायर क्लास में देखेंगे कि दो तरह के क्रोमेटिन होते हैं। एक होता है आपका हेट्रोक्रोमेटिन और एक क्रोमेटिन, और एक होता है आपका यूक्रोमेटिन। ठीक है, तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे डेंस क्रोमेटिन प्रेजेंट है। ठीक है, हाईली डेंस क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको अलग से माइक्रोस्कोप में दिख सकता है। ठीक है, तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोलस कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग इस न्यूक्लियोलस के बारे में जानते हैं। तो like cells, nucleus also comprises a distinct set of organelle referred to as nuclear body, but they lack well defined membrane। तो ये एक न्यूक्लियर बॉडी है जिसके पास वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं होता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन कंपार्टमेंटलाइजेशन न्यूक्लियर प्रोसेसेस। तो ये हेल्प करता है न्यूक्लियर प्रोसेसेस में। ओके, न्यूक्लियोलस हम लोगों ने देख लिया है, इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर बॉडी इन्वॉल्व इन। ये न्यूक्लियर बॉडी है, किसमें इन्वॉल्व है? आरएनए इन्वॉल्व इन आरएनए, जिसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, और राइबोसोम्स के सिंथेसिस में, राइबोसोम के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। ओके, बिसाइड न्यूक्लियोलस, various other structure present are involved in many different activities that includes transcriptional regulation, gene silencing, DNA replication, DNA repair, rRNA transcription and processing, and many others। तो न्यूक्लियोलस के अलावा और भी बहुत सारे क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसमें? ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेशन में, जीन साइलेंसिंग क्या होता है वो हम लोग हायर क्लासेस में देखने वाले हैं। डीएनए रिपेयर्स के टाइप्स देखने वाले हैं। ठीक है, कि कैसे बेस एक्सक्लूजन रिपेयर होता है, न्यूक्लियर एक्सक्लूजन रिपेयर होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग हायर क्लास में देखने वाले हैं। और आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेसिंग में और भी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, वो सारे हम लोग देखने वाले हैं। ओके, द क्रोमोसोमल रीजन ऑक्यूपाइड बाय न्यूक्लियोलस कंप्राइज अ लार्ज नंबर ऑफ आरआरएनए सिंथेसाइजिंग जीन। तो न्यूक्लियोलस के पास जो रीजन है, उसके पास मेनली क्या प्रेजेंट होगा? आरआरएनए सिंथेसाइजिंग जीन्स प्रेजेंट होंगे। देयरफॉर इट वाज नेम्ड एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। इसके वजह से इसे हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोरल ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं। तो आज की स्टोरी में हम लोगों ने न्यूक्लियोलस के बारे में देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एनपीसी के बारे में देखा, और न्यूक्लियर एनवलप के बारे में देखा।
और पूरी न्यूक्लियस की स्टोरी जानी कि कैसा स्ट्रक्चर होता है। अब ये रहा आप लोगों का 3D AI जनरेटेड इमेज, जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये है आपका न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कैसे न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, और कैसे एक स्फेरिकल डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है किसका, न्यूक्लियस का। और इसमें क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेंस नॉन मेम्ब्रेनस रीजन विद वेयर राइबोसोमल आरएनए rRNA synthesized, okay, ribosomes और rRNA are synthesized, rRNA are synthesized, okay, synthesized। सो ये आप देख सकते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, देख सकते हैं ये मैट्रिक्स कैसे इसमें न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एम्बेडेड है, ये क्रोमेटिन्स, ठीक है। ये कंडेंस होकर क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करेगा। ये सारे आपके क्या होते हैं, क्रोमेटिन्स आपके डीएनए होते हैं, और किसके साथ होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ होते हैं, ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे यूक्रोमेटिन स्ट्रक्चर है, ओके। तो ये सब हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ये था आपका ओवरऑल न्यूक्लियस, और ये पूरा न्यूक्लियस का एआई जनरेटेड इमेज। ओके, नेक्स्ट आप लोग न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को भी देख लीजिए कि ये है आपका रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ ये आपका क्या है, न्यूक्लियर बास्केट है, और ये जो प्रोटीन इन्वॉल्व है इसके फॉर्मेशन में उसके बारे में लिखा गया, ओके। इतनी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका न्यूक्लियोपोरीन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। पूरा न्यूक्लियोपोरीन्स है जो कि प्रोटीन 8 रिंग लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स जो प्रेजेंट होता है, ओके। ये आपका सेंट्रल चैनल है, और ये पूरा आपका 8 प्रोटीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, ओके। तो होप यहाँ तक आप लोगों को न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय।